नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल से कमेंट आ रहे थे कोई एक सरकारी यूट्यूबर है जिन्होंने कुतर्क परोसा है और अपरोक्ष रूप से उन लोगों के ऊपर हमला बोला है जो हर बात में मोदी को ला देते हैं। हर बात में मोदी को लाना क्यों जरूरी है, आगे उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं जिन्हें पूरा देखना जरूरी होता है, इसको भी आप देख ही जाइए। आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें पहले की जा चुकी है, उसे फिर से रिपीट की जाएगी, क्योंकि कई बार पुरानी बातों को रिपीट करना भी जरूरी होता है। अब पहला मामला है बटादुआ का, जो कि असम के नगौन डिस्ट्रिक्ट का है। वहां पुलिस स्टेशन को आग के हवाले किया गया। एक पुलिस वाले को सुल्लों ने घेर लिया, उसको बंधक बनाए रखा, मारा पीटा। सुल्लिया भी आग लगा रही थी। अब बताइए आपकी जो इनमें से हैं, जो कि वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, कोई ऐसा होगा जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिला हो? सभी को मिलता है। आप पता कीजिए, इनके पॉलिसी इस तरह से फ्रेम किए गए कि कोई छूट ना जाए। ये कौन कर रहा है? केंद्र में बैठी मोदी सरकार। तो फिर जिम्मेवार किसको बताया जाए? रही बात असम की, तो असम सरकार ने खुद के लेवल पर बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे जिहाद को कंट्रोल किया जा सके, और हिमंता बिस्वा शर्मा देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने इस तरह से इनके खिलाफ एक्शन लिया है। यहां तक कि जो भी सरकारी अनुदान मदरसों को मिल रहा था उसको भी रुकवा दिया और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मेरा मामला ये नहीं है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी, मेरा मामला ये है कि जहां से चोर निकल रहे, क्यों नहीं उस जगह को ही बंद कर दिया जाए कि चोर निकले ही ना। वरना कितने चोरों को पकड़ते रहेंगे और कितने चोरों को पालते रहेंगे। अब जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं, इन्हीं के लिए तो है, जिसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहे, जिसे बार बार चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगा। तो ये तो रहा असम का मामला। दूसरा मामला गैस सब्सिडी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 200 रुपये सब्सिडी दी गई है उज्ज्वला स्कीम धारकों को। लेकिन बताया क्या जा रहा है कि मोदी सरकार ने 200 रुपये कम कर दिए। साइड में ट्वीट चल रहे हैं, इनमें कई लोग हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। ना लेने के पीछे कोई और वजह नहीं है। बड़ा वजह यह है कि ये लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं जिनका मैं नाम लूं। एक है मनीष शुक्ला जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के। इन्होंने लिखा कि 12 सिलेंडर तक 200 रुपये कम कर दिया गया, और जो पेट्रोल प्राइस है उसमें 9.5 रुपये पेट्रोल पे और 7 रुपये डीजल पे कम हुआ है। अब एक्साइज ड्यूटी की बात आती है। अब जो एग्जिस्टिंग रेट था, ध्यान दीजिएगा, था उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 55 रुपये टैक्स ले रही थी पर लीटर। उन पैसों से क्या होता है? वजीफा बांटे जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है। अब रही बात 200 रुपये गैस सिलेंडर पे कम करने की, तो ये उज्ज्वला स्कीम धारकों के लिए हुआ, लेकिन प्रचार प्रसार क्या किया जा रहा है कि सभी के लिए कर दिया गया। या तो पूरी बात नहीं लिखी जा रही है, या तो उसे छिपाई जा रही है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये लोग राइट के लेफ्ट हैं। कई पोर्टल्स भी हैं, जैसे पांचजन्य, ये आरएसएस की पत्रिका है, इसने भी वही बात लिखी। दूसरा है ऑप इंडिया, इसने भी वही बात लिखी कि 200 रुपये कम कर दिए गए। अब 200 रुपये जो कम कर दिए गए, किसके ऊपर कम किए गए ये नहीं बताया जा रहा, ये बताया जा रहा है कि कम कर दिए। इसके अलावा जो इनके आईटी सेल वाले हैं कि लो चमचो पेट्रोल पी लो चमचो खाना बनाओ। मतलब मोदी जी जिन लोगों को उज्ज्वला स्कीम का लाभ पहुंचा है, आप उनको चमचा बता रहे हैं। मतलब तो यही हुआ, क्योंकि लाभ तो नहीं मिल रहा, किसी और को नहीं मिल रहा। मिला ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत प्रचार प्रसार क्यों? कोई बोलता है पार्टी पॉलिटिक्स, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है।
हमें सत्य से मतलब है कि लोगों को सच जानने का पूरा पूरा अधिकार है, वरना झूठ ने इस देश का बंटाधार किया है और आज भी हो रहा है, दूसरे तरीके से हो रहा है। वही काम जो पहले होते थे उसको तेज रफ्तार से किया जा रहा है, जिसको राष्ट्रवाद का फ्लेवर दिया जा रहा है। अब बात आती है सरकारी यूट्यूबर्स की। तो जो सरकारी यूट्यूबर महोदय या जितने लोग हैं, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, इसमें भी दो कैटेगरी है। एक तो पूर्ण रूप से है कि मालिक ने बोल दिया दिन तो दिन रात तो रात। एक है कि कभी कभी क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो जो कभी कभी कर देते हैं, तो क्या उस समस्या का समाधान हो गया? और जो पूरी तरह से समर्पित है, जिनका मानना है कि 70 साल की समस्या का समाधान 8 साल में नहीं होगा, मैं भी अग्री करता हूं। पहली बात कि इनके मालिक ने 70 साल बोल दिया तो इन्होंने 70 साल रट लिया। लगभग 55 साल कांग्रेस का राज रहा। अगर 70 साल राज रहा होता तो 2017 तक कांग्रेस की सरकार होती और मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते। बाकी जो अन्य प्रधानमंत्री हुए उनके कार्यकाल को तो आप भूल ही जाइए। लेकिन जिन समस्याओं को जन्म दिया गया, उन समस्याओं को अब काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी चीज को फंडिंग किया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब पहले से देख रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी कि इस सरकार ने इतना तुष्टीकरण किया जितना पिछले 1000 साल में नहीं हुए होंगे। कुछ नहीं करते तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन तुष्टीकरण की सारी सीमा लांघ दी। अब जो तमाम सर्वे हो रहा है उसके लिए इस पार्टी को क्रेडिट दिया जा रहा है कि क्या ये नहीं होते तो सर्वे हो पाता। सपोज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या सर्वे हो पाता? तो मैं आपको बताता हूं। 1857 उस समय ना बीजेपी थी ना कांग्रेस थी। आजादी की लड़ाई की शुरुआत आम लोगों ने की थी, भारत के लोगों ने की थी। उसके बाद 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। जैसे आज सरकारी यूट्यूबर्स जो हैं चलाते तो हिंदुत्व का एजेंडा है, लेकिन असली एजेंडा पार्टी भक्ति है, जिसकी वजह से घुमा फिराकर वो अपनी पार्टी की तरफ लेकर चले जाते हैं। वही चीज था कांग्रेस के साथ भी। कांग्रेस का गठन मात्र इसलिए हुआ था कि वो पीपल फ्रेंडली तो दिखे, जैसे कि भारत के लोगों को लगे कि ये हमारा संगठन है, लेकिन काम अंग्रेजों के लिए करे। वही काम ये सरकारी यूट्यूबर करते हैं, बात हिंदुत्व की करते हैं। अंत तक इनका एजेंडा वहीं पहुंच जाता है कि अभी ये हमारे पास नहीं तो हमारे पास कौन। अब बात होती है कांग्रेस बीजेपी की। देखिए, ये लड़ाई सिविलाइजेशन की है। जो सही काम कर रहा है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ये जो टेम्पल्स का इशू है, ये काशी मथुरा तक सीमित नहीं है, लंबी लड़ाई है। अब क्रेडिट जो एक्चुअल लोग हैं उनको दे दिया जाए तो इनको समस्या हो जाती है। इन्हें समस्या क्यों होती है? क्योंकि उसका क्रेडिट इनके पार्टी को नहीं दिया गया। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 1989 में। तब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, राज्य में भी कांग्रेस की सरकार। उस समय जो कार सेवा हुई, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अब ये क्या पॉसिबल है कि कहीं कार सेवा हो जाए? मथुरा को ही उठाकर देख लीजिए, लोग इकट्ठे हुए थे, क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ ही महीनों पहले की बात है। बीजेपी ने भी इसे अपने एजेंडा में पालमपुर अधिवेशन में कब शामिल किया? जब विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। तो काम हमेशा लोगों ने किया है, आगे भी लोग करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। तो ये लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए कि ये पार्टी नहीं रहेगी तो हमारे साथ क्या होगा, वो पार्टी चली आएगी तो क्या होगा। मैटर ये होना चाहिए कि जो है वो अच्छे से काम करे। जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए, लोग अवेयर होते, लोगों ने सत्ता के दौरान उनका विरोध किया होता तो कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई होती जो उसने किया। और मोदी जो आज काम कर रहे हैं, इनका भी अगर लोगों ने विरोध किया होता तो वो काम नहीं करते जो इन्हें नहीं करना चाहिए था।
अब बोला जाता है कि ये एक मजबूत प्रधानमंत्री है। कैसे मजबूत प्रधानमंत्री है? कि जो जिसके विरुद्ध में चुनाव जीत कर आता है, इनके पास सत्ता है, उन्हीं के विरोध के सामने झुक जाते हैं। कल मैं रतनलाल की बात कर रहा था कि वो जल्द छूट जाएंगे। वीडियो अपलोड किया, तब तक पता लगा कि वो छूट गए। अब यहां पर क्या न्यायालय की गलती है कि सरकार तो हमारी है, सिस्टम उनका है। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? जब आप मानते हो तो हर फैसला को न्यायालय का फैसला मानो, या तो अगर सरकार का मानते हो तो सरकार का मानो। अब ताजमहल को लेकर जो याचिका डली थी, याचिका खारिज हो गई, तो उसे भी मानो कि बीजेपी ने खारिज कराया। अगर सरकार वाकई करना कुछ चाहती तो मामला कोर्ट तक जाता ही नहीं। मामला संस्कृति मंत्रालय का है। संस्कृति मंत्रालय किसी भी बहाने से साफ सफाई के नाम पर उन बंद कमरों को खुलवा सकता था, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। कोर्ट कुछ करता है, उसका क्रेडिट सरकार को जरूर चाहिए। अब बात आती है कि हर बात में मोदी क्यों? राहुल भट्ट की भी हत्या हुई, उसके बाद 3 आतंकवादियों को मार दिया गया। बीजेपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने 3 आतंकवादियों को ठोक दिया। चलो मैं उससे अग्री करता हूं। उसी के बाद जो लोग राहुल भट्ट के लिए प्रदर्शन कर रहे थे कि राहुल भट्ट को न्याय दो, यहां तक कि महिलाएं भी थी, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो मैंने कहा कि यह फैसला भी फिर मोदी का है। जब सेना आतंकवादियों को ठोकती है तो मोदी ठोकते हैं, तो पुलिस भी लाठी चला रही है तो ये मोदी लाठी चला रहे हैं। मनोज सिन्हा तो इन्हीं के हैं। ये सरकार राष्ट्रवाद के नाम पर भी वोट मांगती है। बांग्लादेशियों की समस्या की बात करें तो कांग्रेस की समय से चलता आ रहा है, जिससे इस सरकार ने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि उन्हें टूरिस्ट वीजा भी दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। इसी सरकार के कार्यकाल में रोहिंग्या आने शुरू हुए। रोहिंग्या के लिए कॉलोनी बनता है दिल्ली में, दारुल हिजरत। जकात फाउंडेशन उसको लेकर बोलता है कि इसके लिए हमें परमिशन गृह मंत्रालय से, जिसका खंडन गृह मंत्रालय भी नहीं करता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है उसके 70% लाभार्थी गाजियाबाद में घुसपैठ ही होते हैं। तो ये सब कैसे चल रहा है? वैसे इनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि जिसे गिनाने बैठ जाए तो मुश्किल है गिना पाना, क्योंकि 1.5 साल से हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं, अब तक कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि रोज कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक का मामला सामने आ ही जाता है और वो फैक्ट के साथ होता है। तो फैक्ट को भला कैसे झूठ लाया जा सकता है? अब जब बात रोहिंग्या की ही है तो यही सरकार उनके लिए राहत पैकेज भिजवाती है। बाकी जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, भारत में भी वो रह रहे हैं। ये इस सरकार से ही पूछा जाएगा कि देवभूमि का इस्लामीकरण कैसे हुआ, हरिद्वार में 40% के करीब उनकी जनसंख्या कैसे हुई, हिमाचल का इस्लामाइजेशन कैसे हो रहा है, इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। क्या तो कांग्रेस ने इतना दिन बर्बाद किया तो इन्हें भी बर्बाद करने का मौका मिल जाना चाहिए। ये कुछ नहीं करते तो हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अब ये जो हो रहा है ये सिविलाइजेशन के विरुद्ध है। आज जिन्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो क्या होगा, तो बीजेपी कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि ये लंबे समय तक बनी रहे। ये लोग बस अपना समय काट रहे हैं। तो क्या इनके समय काटने के चक्कर में हम 100 करोड़ लोगों के भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं कि उन्हें हम सच भी ना बताएं? जो चल रहा है उसके बारे में लोगों को ना बताएं। क्या एक व्यक्ति धर्म और सिविलाइजेशन से बड़ा हो सकता है क्या? ये लोग जो तमाम योजना चला रहे हैं, सेना में भर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज में भर रहे हैं, उनके हर कुकर्मों के ऊपर चुप्पी साध ली जाती है। शाहीन बाग के नाम पर 3 महीने तक दिल्ली को बंधक बनाकर रखा जाता है। वही कुछ हिंदू महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए प्रदर्शन करने चली जाती है तो दिल्ली पुलिस प्रोटोकॉल को भी फॉलो नहीं करती है, लेडी पुलिस भी नहीं बुलाती। दिल्ली पुलिस के लोग उन महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। शाहीन बाग के सामने ये लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और नहीं तो मंचों से नारा लगाते हैं कि बटन ऐसा दबाइए कि उसके करंट से शाहीन बाग वाले उठकर भग जाए। अनुराग ठाकुर का ही मामला आया सामने,
दीपिका पादुकोण के साथ कैंस 2022 का उद्घाटन कर रहे थे। दीपिका पादुकोण जेएनयू में आई थी, जिनके ऊपर आरोप लगा कि 5 करोड़ रुपए लेकर आई है। ये देश के गद्दारों की नारा लगवा रहे थे। अब असीमानंद और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात होती है। यह सच बात है कि कांग्रेस ने अपने विरोधियों को कुचला। उन्हें इसलिए प्रताड़ित किया गया ताकि वो भगवा आतंकवाद को प्रूफ कर सके। उस समय गृह सचिव थे आर के सिंह, जो कि आज बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर भी हैं, भारत के पावर मिनिस्टर। उन्होंने ही अडवाणी जी को गिरफ्तार कराया था जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। जो ग्राउंड वर्कर थे उस समय परमवीर सिंह एटीएस में थे, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ब्लू पिक्चर तक दिखाया। इतना उनको प्रताड़ित किया, आप आपकी अदालत देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई थी। वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसी पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या परमवीर सिंह को नोटिस जारी हुआ? नहीं हुआ। उस मामले की जांच हुई कि किस षड्यंत्र के तहत यह सब किया जा रहा था? नहीं हुई। उस 2611 को लेकर एक किताब लिखी गई, 2611 आरएसएस की साजिश, जिसे लिखा था अजीज बर्नी ने। उस पुस्तक के विमोचन समारोह में दिग्विजय सिंह, महेश भट्ट, अजीज बर्नी, कृपाशंकर सिंह और अन्य तमाम लोग थे। वो कृपाशंकर सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में है, तो इनके लिए हिंदुत्व एक चुनाव जीतने का जरिया है, वरना कृपाशंकर सिंह जैसे लोगों को शामिल नहीं किए होते, आर के सिंह को इस पार्टी में नहीं शामिल किया गया होता। तो ये लोग हर मुद्दे को भुनाना जानते हैं, और जो सरकारी यूट्यूबर्स हैं वो कभी सच्चाई नहीं बताते, वो उतना ही बताते जो उनके एजेंडा को सूट करता है। इस सरकार की बात कर ले, चलिए, उन्होंने तो अपने विरोधियों को डलवाया, यति नरसिंहानंद गिरी और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। चलिए, यति नरसिंहानंद गिरी ने कई बार मोदी सरकार के खिलाफ भी बोल दिया, लेकिन समर्थक तो इन्हीं के रहे, वरना कौन सा ऐसा समाजवादी पार्टी द्वारा प्लांटेड व्यक्ति होगा जो योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करेगा। उस परिवार की अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो उनके ऊपर सपाई का टैग हट जाता है, लेकिन ये उसी सपा में मात्र 2-3 महीने के लिए रहे थे तो वो टैग नहीं हटता। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को आपने कभी नहीं सुना होगा कि इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला हो। वो तो हमेशा बीजेपी आरएसएस की गुणगान करते हुए नजर आ रहे थे। उनको क्यों इन्होंने जेल में डलवा दिया? तो ये लोग अपने समर्थकों को ही जेल में डलवा देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छा बनना है। तो जिसकी भी सरकार रही हो, सबने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो ये फिर क्यों कि इसकी सरकार उसकी सरकार, किसी की भी सरकार रहे, राष्ट्र हित में काम करे, और कोई भी पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती। बयानों के आधार पर हर चीज नहीं तय किए जा सकते। अब बीजेपी के प्रवक्ता तो ये भी बयान देते हैं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने एक भी दंगा नहीं हुआ। मीडिया वाले सुन भी लेते हैं, लेकिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में सरकार का पक्ष रखते हुए कहते हैं कि 2016 से लेकर 2020 तक 3300 दंगे हुए। तो जो पार्लियामेंट में बोली गई बात है उसे सच मानी जाए या टीवी डिबेट वाली? जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में वही बात बोली जाती है जो सच होती है। कई बार सरकारें भी झूठ बोल जाती है, वो एक अलग मामला है, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं। इन लोगों के बयानों के ऊपर जरूर चर्चा होगी। जब आप लोगों से बात करते हैं, आपको 100 लोग ही सुने, ये आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि आप उसे सच्चाई बताएं। लोग सक्षम है, वो तय कर लेंगे कि उन्हें क्या करना है। हम यहाँ वोटिंग कराने नहीं आते और रोज वोट नहीं होते। वोट करने के कई फैक्टर होते हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से वोट करते हैं। यहां सवाल ये है कि वो तो उम्मत के लिए भी लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का पॉलिटिकल डिवीजन क्यों हो रहा है? हिंदू पहले जाति के नाम पर बांटा गया, फिर क्षेत्र के नाम पर बांटा गया, अब राजनीतिक पार्टी के नाम पर बांटा जा रहा है। अब सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के नेता थे अब बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस का भय ये लोग दिखाते हैं। जिस पार्टी का बड़ा नेता राहुल गांधी बेचारा मुश्किल से अपनी सांसदी बचा पाता है, लेकिन डर ये लोग
कांग्रेस की दिखाएंगे। ये स्थिति रही तो आने वाले समय में कांग्रेस में माँ बेटे रह जाएंगे। तो क्या माँ बेटे से सरकार बन जाएगी? मतलब पुरानी जो सरकार थी उसका आप भय दिखाएंगे ताकि ये सरकार जो कर रही है उसको ढका जा सके। इस सरकार ने जो तुष्टीकरण के मामले में किया, पिछली जितनी भी सरकारें रही, पहली बात तो उन्होंने इतना किया नहीं, दूसरी बात कि उन्होंने इतना सोचा भी नहीं। बाकी इनकी फहरिस्त इतनी लंबी है कि जिसे गिनाने पे आए तो मुश्किल होगा एक साथ गिना पाना। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलता है कि हम भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते, उसने ये नहीं बोला कि हम हरा को सब्सक्राइब नहीं करते। वो सिर्फ भगवा को सब्सक्राइब नहीं करता, उनकी पत्नी मलिका नड्डा, जिनके एनजीओ की तरफ से याचिका डलता है कि फायर क्रैकर के ऊपर बैन लगाई जाए, बैन लग भी जाता है। तो ये पार्टी जो पूरी तरह से हिंदू द्रोह में डूबी हुई है, चूंकि ये लोग मंचों से हिंदुत्व का नारा देते हैं, तो हम इन्हें हिंदूवादी मान लें। जो ये कर रहे हैं उसके ऊपर चुप्पी साध लें और मास्टर स्ट्रोक एंजॉय करें। बात मोदी जी की होती है तो मोदी जी तो बोल चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म है ही नहीं, और जो हिंदू सुल्लों से नफरत करता है वो हिंदू भी नहीं है इनके अनुसार। अभी हाल में इन्होंने मूर्ति पूजा का भी अपमान किया। तो फिर ये लोग हिंदूवादी कहाँ से है? बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।